नमस्कार, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने इतिहास के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हम मौर्योत्तर काल देख रहे थे। आज मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे सातवाहन वंश को। ठीक, तो आज हम मौर्योत्तर काल में देखते हैं सातवाहन को। वंश, ठीक, सातवाहन वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सिमुक। ठीक, कर्ण वंश के आखिरी शासक की इन्होंने हत्या कर दी थी, है ना। कर्ण वंश हमने देखा मगध तरफ था। तो सातवाहन वंश के बारे में कहा जाता है पहले सातवंश उस तरफ था, फिर सातवाहन भाग के इधर मतलब अमरावती तरफ आते हैं, फिर लास्ट में महाराष्ट्र एरिया में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एरिया में इनका शासन स्थापित होता है। ठीक, तो सातवाहन वंश को जो शासन क्षेत्र था वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एरिया आता है। इनकी राजकीय भाषा प्रकृति है, प्राकृत, यार प्रकृति नहीं प्राकृत, और लिपि है आपके ब्राह्मी। ठीक, प्राकृत लिपि में इनकी भाषाएं रही। इनकी जानकारी हमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक तीनों से मिलते हैं। इनके जो प्रमुख शासक में सबसे महान शासक में से आते हैं, कुछ प्रमुख शासकों को देखेंगे हम। पहला है आपका सातकर्णी। ठीक, जो सातकर्णी प्रथम थे, ये फर्स्ट है ना। इनके बारे में जानकारी मिलती है नागनिका, इनकी रानी थी, रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख। तो यहां रखिएगा नागनिका का नानाघाट अभिलेख। ठीक, इसमें भी जानकारी मिलती कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ कराए। 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए और 1 राजसूय यज्ञ कराया। इनकी उपाधि थी दक्षिणा पथपति, दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र। ठीक, यह 2 उपाधियां थी इनकी। ठीक, इसके बाद अगला शासक चलते हैं। सातकर्णी प्रथम के बाद जो दूसरे फेमस शासक हुए उनका नाम था, अच्छा हाँ, सातकर्णी प्रथम में एक चीज और बता देता हूँ। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली के गोल सिक्के चलाए और अपनी पत्नी के नाम पे भी इन्होंने चांदी की मुद्राओं को चलाया था। इनके सिक्कों पे श्री 7 अंकित रहता था। ठीक, क्या अंकित रहता था? श्री 7। तो मालवा शैली के गोल सिक्के, रानी के नाम पे चांदी के सिक्के, और इनके सिक्कों पे क्या अंकित रहता था? श्री 7। इसके बाद दूसरे शासक जो फेमस रहे वो हाल आते हैं। हाल की रचना गाथा सप्तशती, सप्तशती काफी फेमस है। इसमें शिव का वर्णन किया गया है शुरुआत में। ठीक है, हाल कला प्रेमी थे। इनके दरबार में 2 बहुत फेमस आपके रचयिता थे। एक थे गुणाढ़, जिनकी रचना है बृहद कथा, और एक है आपके सर्ववर्मन, जिनकी रचना है कातंत्र। ठीक, कातंत्र क्या है? संस्कृत व्याकरण है। ध्यान रखिए, पूछ सकता है कई बार कि कातंत्र क्या है एक्चुअली। ठीक, उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी, ठीक, गौतमी पुत्र सातकर्णी काफी प्रतापी राजा थे। इनकी माता गौतमी बलश्री, ठीक, क्या नाम है? गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख हमको प्राप्त होता है। ठीक, नासिक अभिलेख हमको प्राप्त होता है माता गौतमी बलश्री का। यह अपने आप को अद्वितीय ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि इतने प्रतापी थे कि इनके घोड़े तीनों समुद्रों का पानी पिए थे। अब आप दक्षिण भारत के बारे में सोचो तो एक तीनों समुद्र कौन सा है? एक आपका हिंद महासागर, एक अरब सागर, और नीचे श्रीलंका का जो इधर पे है आपका कन्याकुमारी के बाद जो समुद्र होता है। तो कहा जाता है कि इनके जो घोड़े थे, मतलब इनकी जो सेना थी, तीनों तरफ इनका कब्जा था। इन्होंने एक वेणकटक नगर बसाया था, इसलिए इन्होंने वेणकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। इनको विंध्य नरेश भी बोला जाता है। ठीक, बौद्ध संघ को इन्होंने अजकालकीय की गुफा और भिक्षु संघ को करजक की गुफा क्या की थी? दान किया था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध संघ को अजकालकीय
और भिक्षु संघ को कर्जक की गुफा इन्होंने दान किया था। इन्होंने नहपान को हराया था, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ही है, नहपान को हराया था और नासिक से नहपान के ही 8,000 सिक्कों को फिर से जारी किया और उस पर लिखवा दिया था कि नहपान को हराया हूं। तो ऐसे थे ये, ठीक। सातकर्णी, चलिए आगे देखते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद आते हैं जो एक फेमस शासक, वो आपके पुलुवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी। ठीक, इन्होंने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। प्रतिष्ठान कहाँ है? औरंगाबाद जिले के पास है ये प्रतिष्ठान एरिया, ठीक। ये जो पुलुवामी थे, कहा जाता है कि रुद्रदामन ने इनको 2 बार पराजित किया। रुद्रदामन ने क्या किया? 2 बार इन्हें पराजित किया, ठीक। इनको पुलोमा भी कहा जाता था, पुलोमा, इतना ही ध्यान रखना है इनके बारे में आपको, पुलोमा। फिर जो एक लास्ट जो फेमस शासक हुए वह हैं यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक। इनको घूमने का बहुत शौक था। इनके सिक्कों में जहाज के चित्र हमको मिलते हैं, ठीक। और इस समय पुलवामी के समय रुद्रदामन जब इन्हें हराया तो मालवा के काफी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो जब यज्ञश्री आते हैं तो उन क्षेत्रों को वापस अपने अधिकार में कर लिया, ठीक। चलिए, इतने शासक के बारे में हमको इसमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इनका प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, इनके शासन में हमें सामंतिक लक्षण का प्रभाव दिखता है, ठीक। मतलब इन्होंने भूमिदान प्रथा जो सबसे पहले चालू की वह इन्होंने ही चालू की। तो हमें कैसा दिखते हैं? सामंतिक लक्षण। 3 टाइप के हमको सामंतों की श्रेणी दिखती है। कौन कौन सी? राजा, महाभोज, ठीक, राजा, महाभोज और सेनापति। तो ये 3 टाइप के इनके पास सामंतों की श्रेणी थी। मतलब जिनको एक एक एरिया दे दिया जाता था, उस एरिया के सैनिक रखना और रक्षा का जवाब इन पे ऊपर रहता था, जवाबदारी, ठीक। जिला को आहार कहा जाता था उस समय। जिला रूपी जो अभी इकाई है उसे आहार कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रमुख अधिकारी था उसे गौलमिक कहा जाता था, ठीक। जो भंडागारिक होता था वह कोषाध्यक्ष होता था, ठीक। भंडागारिक कोषाध्यक्ष होता था, ठीक। रज्जुक राजस्व विभाग देखता था, है ना। एक वर्मांतक एक हमको पोस्ट मिलती है, यह भवन निर्माण संबंधित कार्य देखता था, है ना। एक पनीय घरक मिलता है जो जलापूर्ति देखता था। क्या नाम था? पनीय घरक। इस नाम को ध्यान रखिएगा, पनीय घरक। यह जलापूर्ति को देखता था, ठीक। इसको देखता था? जलापूर्ति को। गौलमिक के पास एक छोटी सी सेना रहती थी, ठीक। गौलमिक के पास जो सेना रहती थी इसमें 9 रथ 9 हाथी होते थे, ठीक। कितने रथ? 9 रथ 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, ठीक। 9 हाथी 9 घोड़े 25 आपके 25 घोड़े, 9 रथ 9 हाथी 25 घोड़े और 45 आपके पैदल सैनिक, ठीक। प्रशासनिक विभाग में एक हमको राष्ट्र मिलता है सुनने के लिए, जिसका प्रमुख महाराष्ट्रिक होता था। क्या होता था? महाराष्ट्रिक। देखिए, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम दिए जाने लगे और यहीं से क्या है? सामंतिक व्यवस्था की यहीं से हमको नींव भी मिलती है। करीमनगर और वारंगल
यह ऐसे क्षेत्र थे जहां लोहा खूब पाया जाता था, तो इस लोहे का भरपूर प्रयोग सातवाहनों के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए इसको, है ना। अगर हम सामाजिक व्यवस्था देखें तो सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि जो शासक हैं उनके नाम माताओं के ऊपर हैं, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता था, है ना, मतलब शासन के राजाओं के नाम भले माताओं के ऊपर हैं, लेकिन जो शासन था वह पितृसत्तात्मक ही था, क्योंकि पुत्र का ही राजगद्दी पे अधिकार होता था। महिलाओं की स्थिति कहा जाए तो ठीक थी, क्योंकि ये महिलाओं को बड़े बड़े दान देने का अधिकार था, और हमको ऐसे मिलते हैं साक्ष्य कि इन्होंने बड़े बड़े दान किए हैं। ठीक, स्त्रियां शिक्षित थी, पर्दा प्रथा नहीं थी उस समय। ठीक, हाँ, वर्ण व्यवस्था यह आए तो जो इनकी देखिए कहा जाता है कि यह कबीलाई थे, दक्कनी कबीलाई थे, जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बना लिया था। ठीक, और इसी के कारण यह क्या करते थे, ब्राह्मणों को काफी दान देते थे, करमुक्त ग्राम ये सब बहुत दान करते थे। क्यों, अब सोचो, ये कबीलाई लोग अपने आप को ब्राह्मण बोल रहे हैं, ताकत इनके पास है, यह ब्राह्मणों को दान करके अपने आप को क्या है, मतलब उनको अपने पक्ष में लाते थे कि हाँ आप भी बोलो कि हम ब्राह्मण हैं। ठीक, जो एक सामाजिक व्यवस्था में जो ऊंचे नीचे का स्तर था उसको समाप्त करना चाहते थे और अपने आप को ब्राह्मण ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। जो उत्तर भारत के भारतीय थे वह इनको सातवाहनों को ना अच्छा ब्राह्मण नहीं मानते थे, उन्हें क्या बोलते थे, मिश्रित हैं। ठीक, तो ऐसा था इन्हें, और जब ये आए तो इन्होंने काफी कठोरता से वर्ण व्यवस्था लागू की, जो वर्णों का सम्मिश्रण था उसको रोक दिया, तब यह दिखाने के लिए कि हम एक बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, तो इन्होंने इस टाइप की हरकतें, मतलब इस टाइप के कार्य किए। ठीक, तो यह थी इनकी सामाजिक व्यवस्था। हाँ, इनकी धार्मिक व्यवस्था देखा जाए तो धार्मिक, अब पता ही चल गया है कि ब्राह्मण है, तो इन्होंने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया था, लेकिन हमें सहिष्णुता दिखती है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को भी अजक और कालकी, मैंने बताया, गुफाओं को दान दिया गया है। ठीक, बौद्धों को दान दिए हैं। धार्मिक सहिष्णुता तो हमें दिखती ही है। नागार्जुन कोंडा इस समय का, और एक जगह का नाम है अमरावती, ये प्रमुख बौद्ध केंद्र थे। इस समय ध्यान रखिएगा, दो केंद्रों का नाम नागार्जुन कोंडा और अमरावती, ये क्या है, प्रमुख बौद्ध केंद्र थे इस समय। ठीक, तो हमें, और फिर गाथा सप्तशती में हमको जो शुरुआत मिलती है वह शिव से मिलती है। इस समय विष्णु और आपके वासुदेव जैसे देवताओं की क्या है, पूजा में काफी वृद्धि हुई। तो हमको देखिए क्या क्या मिल गया, धर्म ब्राह्मणवाद, विष्णु और वासुदेव की पूजा, लेकिन जो हाल की गाथा सप्तशती है उसकी शुरुआत शिव के मंत्रों से होती है। ठीक, नागार्जुन कोंडा अमरावती में बौद्ध की हमको स्तूप मिल रहा है। तो इस प्रकार एक धार्मिक सहिष्णुता का माहौल दिखता है। चलिए, ये है आपका सातवाहनों में, आपको इतना ध्यान रखना है बस। ठीक, इसी के साथ हमारा जो सातवाहन वाला चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है ना। चलिए, आपको अगर आज का सेशन यहाँ हम समाप्त करते हैं, आगे फिर देखेंगे क्या लेके आते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे थोड़ा सा एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, जो हमने विदेशी आक्रमण हुआ था उसके कारण भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे एक लेक्चर पे। उसके बाद फिर आगे गुप्त साम्राज्य की ओर बढ़ चलेंगे। ठीक, तब तक आप इसको देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।